श्याम मानव जी, जब हम भारत का विचार करते हैं, तो हमेशा हम देखते हैं कि नॉर्थ का जो भारत है, या जिसे हम हिंदी बेल्ट या काऊ बेल्ट कहते हैं, तो वो कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ नज़र आता है। आर्थिक रूप से, विकास की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ लगता है, या सामाजिक दृष्टि से भी कहें तो जैसे सांप्रदायिक भी ज़्यादा लगता है। हिंदू-मुस्लिम भेदभाव भी वहाँ बहुत लगता है, जातिवाद भी वहाँ ज़्यादा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो नॉर्थ में इस तरह की बातें हैं, जबकि हम साउथ इंडिया की बात करें या मध्य भारत महाराष्ट्र की बात करें, तो वो ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वहाँ पे ज़्यादा प्रगतिशील वो है ऐसा लगता है, विकास भी ज़्यादा है और सांप्रदायिकता या भेदभाव भी उसमें कम है। आप क्या एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों है? भारत में नॉर्थ इंडिया ऐसा क्यों है और साउथ में ऐसा क्यों है? ये बात सही है कि भारत में 2 प्रकार के भारत हमको स्पष्टता दिखते हैं। एक भारत जिसे हम काऊ बेल्ट कहते हैं, हिंदी बेल्ट कहते हैं, और दूसरा जो भारत है दक्षिण का खास कर भारत। ये दोनों पहले से थोड़े अलग रहे ऐसा माना जाता है। यानी हिंदी बेल्ट में खास कर आर्यन इन्वेशन हुआ और पुरातन भारत जो है वो खास कर बिहार, बिहार के आसपास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये रहा है। पंजाब भी उसके साथ में रहा है, लेकिन पंजाब थोड़ा आगे चलकर बदला, जो कि इस बेल्ट में नहीं हुआ। साउथ पहले से ही द्रविड़ जो कल्चर है वो डोमिनेंट रहा है। यानी वहां आर्यन इन्वेशन हुआ नहीं ऐसा नहीं है, आर्यों का आक्रमण वहां भी हुआ, लेकिन वहां हमेशा द्रविड़ बहुत डोमिनेंट रहे हैं। इस कारण पहले से हम देख रहे हैं कि साउथ के जो 4 स्टेट्स हम जिनको पहचानते हैं उसमें उड़ीसा भी आता है, बंगाल का भी कुछ हिस्सा उसके साथ में हम जोड़ सकते हैं। तो ये एरिया प्रमुखता से पुरातन तो है ही, लेकिन वहां आर्यों का इतना वर्चस्व नहीं रहा। और वैसे देखा जाए तो भारत ये हमेशा ये 2 हिस्सों में बटा रहा है पहले से। ये दोनों भारत का एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा। मुस्लिम आक्रमण के बाद ही ये संबंध ज्यादा दृढ़ हुआ, क्योंकि दोनों हिस्से मुस्लिमों के कब्जे में रहे और इस कारण एक दूसरे के साथ में इनके व्यवहार शुरू हुए। पहले नहीं तो हम देखेंगे कि साउथ जो साम्राज्य रहा है, साउथ का तमिल साम्राज्य रहा है, द्रविडियन साम्राज्य रहा है, वो कई आसपास के देशों में फैला है, वहां कई सालों तक वो राज करते आए हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें हिंदी बेल्ट वाले लोगों को नहीं होती है। और हिंदी बेल्ट का देखेंगे तो बाहर साम्राज्य बहुत कम रहा, हम बहुत ज्यादा दूर तक गए नहीं। समुंदर क्रॉस कर हमने हिंदी बेल्ट वाले लोगों ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, यह स्वरूप आपको दिखेगा नहीं। अफगानिस्तान ज्यादा से ज्यादा वहां तक हम गए हैं, इधर कश्मीर तक गए, जो अभी भारत के हिस्से रहे। अफगानिस्तान अभी बाहर है। तो ये फर्क प्रमुखता से रहा है। लेकिन इससे ज्यादा फर्क क्यों पड़ा? शायद बेसिक कुछ बातें ऐसी थी कि जिस कारण ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो होती है उनको जमीन पहले से उपलब्ध होने के कारण वो ज्यादा बढ़ पाई। आपको पूरे साउथ के दोनों प्रांतों में बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखता है पेरियर स्वामी आंदोलन का, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव रही है, मनुस्मृति के खिलाफ रही है, ब्राह्मणी वर्चस्व के खिलाफ रही है, और वो केवल मोमेंट विचारों तक सीमित नहीं रही। उसमें से डीएमके और अन्ना डीएमके का उद्भव हुआ, आंध्र में एनटी रामाराव का उद्भव हुआ, और ये सभी इस ढंग की विचारधारा मानने वाले लोग थे। और ये पॉलिटिकली आगे चलकर इतने सशक्त बने कि वहां लगातार इनका राज रहा। कर्नाटक पर इतना शायद नहीं रहा इन्फ्लुएंस। केरला पहले से बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, उसके पीछे के कारण शायद केरला का संबंध समुद्री किनारे पर वो होने के कारण उसका और देशों से बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से आया, इस कारण हुआ होगा। काफी इंपैक्ट केरला पर तमिलनाडु और आंध्र का रहा है, इसका एक संयुक्त परिणाम रहा है। कर्नाटक का थोड़ा ज्यादा महाराष्ट्र और बाकी प्रांतों से सटा रहा, इस कारण शायद कर्नाटक थोड़ा सा हमको ये साउथ में थोड़ा डिफरेंट दिखता है। लेकिन प्रोग्रेसिव मूवमेंट बड़े पैमाने पर जो साउथ में निर्माण हुई, उसका इंपैक्ट आज भी बड़े पैमाने पर दिखता है। इसके साथ में डिसिप्लिन। अब हम देखेंगे कि सही माने में देखा जाए तो अंग्रेजों ने पहला तो अपना ठिकाना निर्माण किया कलकत्ता में। कलकत्ता में काफी सालों तक रहे, लेकिन मुंबई में जिस ढंग की डिसिप्लिन वो निर्माण कर पाए, चेन्नई में, आंध्र में जिस ढंग की डिसिप्लिन निर्माण हुई, इस कारण इन तीनों प्रांतों की जो प्रोग्रेस हो पाई, आर्थिक प्रोग्रेस हो पाई, वो शायद आपको बंगाल में कभी नहीं मिलेगी, जबकि अंग्रेज पहले से बंगाल में रहे। बंगाल में डिसिप्लिन और बंगालियत, इसके साथ में कुछ तो भी एक दूसरे के साथ में विरोधाभास है, इस ढंग से ही बंगाल में रहा है। बंगाल बहुत क्रांतिकारक रहा है, बंगाल में बहुत ही
प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हुई है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स और डिसिप्लिन साथ में नहीं चली। महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स बहुत हुई। महाराष्ट्र का इतिहास ही बहुत अलग ढंग का इतिहास है। महाराष्ट्र में 700 सालों की एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट की परंपरा है, वो संतों की है, जिसे हम वारकरी संप्रदाय की मूवमेंट कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से इसकी शुरुआत होती है, तो आज तक वो चलते आई। फिर बाद में फुले शाहू अंबेडकर जी, इनके विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव महाराष्ट्र में रहा है। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर भी इसका प्रभाव रहा है। जबकि महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स से प्रमुखता से कांग्रेसी पॉलिटिक्स रहा है, लेकिन शंकरराव चव्हाण ये ब्राह्मणेतर मूवमेंट का एक हिस्सा थे। शाहू फुले अंबेडकर ये ब्राह्मणेतर मूवमेंट उसी में से पैदा हुई थी। और इस कारण यशवंतराव चव्हाण, बाद में शरद पवार, इस ढंग के जो नेता महाराष्ट्र में आगे चलकर काम करते आए हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, इस कारण शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को महाराष्ट्र में पॉलिटिकली और सोशली ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल पाया है। इसीलिए महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मराठवाड़ा विद्यापीठ भी निर्माण हो पाया है। यानी ये दोनों जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है, एक संत परंपरा की प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो धर्म सुधार की मूवमेंट थी, इंसान को इंसान जैसा हक प्राप्त करा देने के लिए, बराबरी का हक प्राप्त करा देने की मूवमेंट है। जाति व्यवस्था और खास कर वर्ण व्यवस्था को उसका परिणाम कम करने वाली मूवमेंट थी, अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली मूवमेंट थी। उसी को बहुत बड़ा बल ये शाहू फुले अंबेडकर परंपरा से मिला। उसमें फिर बाकी भी लोगों का योगदान रहा है, जैसे आगरकर जी का रहा है, सावरकर जी का रहा है, प्रबोधनकार ठाकरे जी का रहा है। तो ये महाराष्ट्र आपको इस कारण बहुत डिस्टिंक्ट दिखता है। और ये सब मोमेंट्स क्रांतिकारक मोमेंट्स होने के बावजूद महाराष्ट्र एक डिसिप्लिन प्रांत है। इसलिए मुंबई आज भी पूरे देश की आर्थिक राजधानी रह पाई है। हालांकि कलकत्ता पहले एस्टेब्लिश हुआ। कलकत्ता एक बहुत बड़ी आर्थिक स्टेट थी अंग्रेजों के समय से, लेकिन मुंबई अभी भी इतने सालों में प्रधान रहा है पूरे देश में। इसके पीछे बेसिक कारण रहा है डिसिप्लिन का। अब ये डिसिप्लिन आप देखेंगे तो बिहार ये सबसे पुरातन प्रांत रहा। अशोका का साम्राज्य पाटलिपुत्र, पाटना यहां से चल रहा था। यानी भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य ही बिहार से चल रहा था। ये परंपरा रही। अब ये पुरानी परंपरा रही। उसके बाद में जैसे ही वहां पर चंद्रगुप्त के बाद में मनुस्मृति धीरे धीरे एस्टेब्लिश हुई, उसका पूरा इम्पैक्ट आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा, मध्य प्रदेश में दिखेगा, इवन शुरुआत के दिनों में आप देखोगे तो पंजाब में भी दिखेगा। हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा है। गुजरात थोड़ा अलग रहा है पहले से, लेकिन इस ढंग का जो हिंदी बेल्ट का, काऊ बेल्ट का जो हम परिणाम कहते हैं, हिंदू संस्कृति बोलिए, आपको उसको भारतीय कल्चर बोलिए, और उसके साथ में अंधविश्वास, ये दोनों चीजें वहां पर काफी सालों से रही। और डिसिप्लिन नाम की चीज वहां पर ठीक ढंग से पैदा नहीं हो पाई है, और इसलिए वो प्रांत आर्थिक दृष्टि से प्रगति नहीं कर पाए। एक हालांकि बड़े शासक वहां रहे हैं, शासन वहां से चला है, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स निर्माण हुई हो, ऐसा वहां पर नहीं हुआ। ना ही वहां इस ढंग के कोई धर्म सुधार के आंदोलन बहुत प्रबल हुए। जो भी प्रयास हुए, दयानंद सरस्वती जी का प्रयास हुआ, उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स इन प्रांतों में नहीं मिला, छुटपुट रिस्पॉन्स मिला। इसलिए हम देखेंगे कि वैचारिक दृष्टि से अंधविश्वास का क्षेत्र देखेंगे तो इन प्रांतों में बहुत ज्यादा असर आपको देखेगा। थोड़ा गुजरात का इतिहास अलग है। गुजरात महाराज जैसा होना चाहिए। गुजरात एक जमाने में बहुत प्रोग्रेसिव था। गांधी जी का आंदोलन गुजरात में से ज्यादा महाराष्ट्र में पनपा, ये बात सही है। इसलिए गांधी जी हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र ये कार्यकर्ताओं की खदान है, यहां से कार्यकर्ता निर्माण होते हैं। सबसे ज्यादा उनको सपोर्ट महाराष्ट्र से मिला। महाराष्ट्र में इसीलिए शायद वो सेवाग्राम रहने के लिए भी आए थे। लेकिन इसके बावजूद गुजरात बहुत अलग था। मोदी जी के समय में, सही माने में मोदी जी की जो प्रयोगशाला चली, एक सांप्रदायिक प्रयोगशाला, वो उस कारण पूरा सा पूरा 2002 के बाद में गुजरात को पूरी तरह से बदला गया है। सही माने में हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, ये अगर हमें देखना है तो हमने जाकर देखना चाहिए गुजरात में, जहां बहुत बड़े पैमाने पर डिस्पैरिटी है। गरीबों के सवालों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। गरीब जिए क्या मरे क्या, इसकी तरफ किसी को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं लगती है। जहां अमीरों का ही सही माने में राज होता है, अमीरों के लिए ही राज कैसा काम करे, इसका चित्रण आपको गुजरात में देखने को मिलता है। मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जब मोदी जी के गुजरात के बारे में काफी चर्चाएं होती थी, उन दिनों भी मेरे काफी कार्यकर्ता मित्र वहां काम करते हैं,
वो पहले से कह रहे थे कि ये ऊपरी-ऊपरी हो रहा है। जो प्रगति नाम की चीज़ है वो केवल ऊपर के कुछ तबके के लोगों का हो रहा है। उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सभी सहूलियतें दी जा रही है। लेकिन गुजरात का जी आम जनता है, आम जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट चली, जिसको हम कहते हैं सहकारी मूवमेंट्स, उसके कुछ फ़ायदे डेफ़िनेटली गुजरात के लोगों को मिल पाए हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण वहाँ डेयरी का है, अमूल डेयरी का। ये एक अगर अपवादात्मक उदाहरण आप छोड़ दें और कुछ थोड़ा-सा सहकारी क्षेत्र में जो कुछ काम हुए हैं, उसको छोड़ दें। दूध के क्षेत्र में काम हुआ है, थोड़ा-सा बाकी भी बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ा काम हुआ है, जिसमें आम जनता को काफ़ी अच्छे ढंग से राहत मिली है। वो अगर छोड़ दें तो वहाँ केवल कैपिटलिस्ट लोगों के विकास के लिए ही काम हुआ ऐसा आपको दिखेगा। वहाँ कोई प्रोग्रेसिव मूवमेंट सही मायने में आगे चलकर तो बढ़ना सवाल ही नहीं था, लेकिन पूरे चक्र गुजरात में उल्टे घुमाए गए। यानी गुजरात ये गांधी जी की जन्मभूमि है, ये आज कहने के लिए हमें शर्म महसूस हो, इस ढंग का वातावरण वहाँ तैयार हो चुका है। तो भारत के ये 2 डिस्टिंक्ट हिस्से पहले से रहे हैं। एक प्रोग्रेसिव और डिसिप्लिन्ड हिस्सा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र भी उसके साथ में जुड़ जाता है, दक्षिण के साथ में। गुजरात भी उसके साथ में जुड़ना चाहिए था, लेकिन आज वो जुड़ नहीं पाता है। और दूसरा ये हिंदी काऊ बेल्ट है, जो शायद हम पंजाब से लेकर ले सकते हैं पूरा मध्य प्रदेश तक। लेकिन पंजाब काफ़ी बदला। पंजाब उत्तर प्रदेश जैसा नहीं रहा, बिहार जैसा नहीं रहा। इसके पीछे का कारण है वहाँ की सिख मूवमेंट। सिख मूवमेंट ये बहुत ही क्रांतिकारक प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी। ये केवल सैनिक बनाने तक सीमित नहीं थी। जैसा हम सुनते हैं कि हिंदू धर्म बचाने के लिए हर एक ने अपने घर का एक बच्चा देने का, वो सिख होता है। इसमें से ये मूवमेंट पैदा हो गई। लेकिन धर्मगुरु जो सिखों के थे वो बहुत प्रोग्रेसिव विचारों के थे, और उसमें नामदेव महाराष्ट्र के जो संत है उनका भी हिस्सा रहा है, और एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट उसमें से निर्माण हुई। इसलिए आपको पंजाब थोड़ा अलग दिखेगा। पंजाब में इतने अंधविश्वास नहीं दिखेंगे, और पंजाब में ये ब्राह्मणी डोमिनेंस जो होता है पूरे भारतीय समाज में, आप कहीं भी जाइए आपको देखेगा। दक्षिण में वो कम है और पंजाब में वो बहुत कम है, शायद महाराष्ट्र से भी ज़्यादा कम है। इसके पीछे का कारण रहा ये सिख मूवमेंट। सिख मूवमेंट ने बड़े पैमाने पर जो आम शूद्र लोग होते हैं उनको अस्तित्व देने का काम किया है, उनको आत्मविश्वास देने का काम किया है, और उसको मानव कर कर, इंसान कर कर एक अस्तित्व देने का काम किया है। इसलिए आपको पंजाब थोड़ा-सा अलग दिखता है। तो ये इसके पीछे के कारण हो सकते हैं, और इसमें बदलाव हो, ये जो परंपरागत कुछ चीज़ें बनी हैं, उसमें बदलाव हो, इस ढंग के प्रयास आगे चलकर नहीं हुए, जो महाराष्ट्र में लगातार चलते हैं, साउथ में लगातार चलते हैं। साउथ में सभी प्रोग्रेसिव मूवमेंट बहुत ताकतवर है। इस कारण वहाँ पर हमेशा इन चीज़ों का वैचारिक आदान-प्रदान होता है, लोग ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनते हैं, और डिसिप्लिन होने के कारण उनको जो आर्थिक फ़ायदे मिलते हैं, उस कारण वो उस दिशा में ज़्यादा प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।